अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। कल 4.5 साल के बाद PIA की पहली परवाज़ इस्लामाबाद से पेरिस के लिए रवाना हुई। सक्सेसफुली वहाँ पर उसने लैंड किया और अब वो वापस भी आ गई है। और PIA जो गुज़श्ता कई सालों से खसारे में जा रहा है, इस एतबार से अच्छी खबर है कि कम अज़ कम ये जो पाबंदी लगी थी, यूरोपियन कंट्रीज़ ने लगाई थी सेफ्टी के हवाले से, वो अब ख़त्म हुई है। लेकिन जो PIA के इश्यूज़ हैं वो ख़त्म नहीं हुए। PIA आपको पता है कि एक वक्त था कि प्रॉफिटेबल इदारा था, उसके साथ साथ फिर कहा जाता था कि इस रीजन की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस थी। और ये वही वक्त था जब PIA ने ना सिर्फ पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, बल्कि जो उससे मुनाफा मिलता था फिर पूरी दुनिया में उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बनाई। और एक इसी तरह की जो प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क की प्राइम लोकेशन रोजावेल्ट होटल जो है वो भी PIA की मलकियत है। लेकिन जैसे PIA का हाल हुआ तो अब जो उसके असासे हैं उनको भी बेचने की बात हो रही है। और शहबाज, जैसे PIA की प्राइवेटाइजेशन में कई रुकावटें हैं, इसी तरह से जो असासे हैं PIA के, जो PIA की मलकियत रहे हैं और भी दुनिया में प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसमें भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब कमेटियों का ये रिवाज है, एक कमेटी बनती है फिर उसके बाद एक और कमेटी बन जाती है। हमारी ख्वाहिश तो यही थी कि ये ज़ाहिर है कि जो न्यूयॉर्क में ये रोजावेल्ट होटल है PIA की मलकियत स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, ये वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस है न्यूयॉर्क के अंदर। कहा जाता है कि 3-4% जो मोस्ट एक्सपेंसिव जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें आता है। लेकिन इसको भी, इसका जो मुस्तकबिल का तयन करना या इसको बेचना हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज होता जा रहा है, हालांकि ये इतनी प्राइम लोकेशन पे ये प्रॉपर्टी है। रोजावेल्ट होटल जहाँ पे ये है सिचुएटेड है, वो अमेरिका का जो टूरिस्ट प्लेस है उसके बिल्कुल ये हार्ट में। और इसके बारे में जो फाइनेंशियल एडवाइज़र की जो रिपोर्ट है जो पाकिस्तान ने हायर किया है इसको बेचने के लिए, जो दुनिया की 1% महंगी तरीन जगह है उसमें इसका शुमार होता है। तो उस जगह पे ये लोकेटेड है और आपने सही कहा, इसको बेचने में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ इसकी हिस्ट्री को देख लीजिए बिफोर गोइंग टू द मेन न्यूज़, कई सालों से हुकूमत पाकिस्तान कोशिश करी कि किसी तरीके से रोजावेल्ट होटल को बेच दिया जाए। और आपको याद होगा कि जब PTI की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये इंकशाफ किया गया था कि उस वक्त के जो सदर थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके दामाद ने इस होटल को ख़रीदने में दिलचस्पी जाहिर की थी। और उस वक्त खबर भी आई, कहा यह जाता कि जुल्फी बुखारी जो है वो उनके रेफरेंस से ये डील हो रही थी, या एटलीस्ट इनिशियली एक इंटरेस्ट शो हुआ था, लेकिन वो बात फिर आगे नहीं बढ़ सकी। फरवरी 2022 में फिर उस वक्त की जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है उसने फैसला किया कि ठीक है आप इसको बेचें और इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करें। लेकिन फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करने में फिर 2 साल लग गए और फरवरी 2024 में मेरा ख्याल इन्होंने फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर किया। ये US बेस्ड कंपनी है, उसकी जो पेमेंट हुकूमत पाकिस्तान उसको करेगी, तकरीबन 2.1 अरब रुपया उसको दिया जाएगा। और जो जब होटल बिकेगा, जिस हालत में भी बिकता है, उसकी जो प्रोसीड्स होंगी उसका 0.95% या 1% प्रोसीड्स का भी इस कंपनी को जाएगा, फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म को। जब इस कामरान इसको जब हायर किया गया तो फाइनेंशियल एडवाइज़र ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो जून 2024 में दे दी हुकूमत पाकिस्तान को। और उसमें उन्होंने 3 ऑप्शंस जो पाकिस्तान को दी कि अगर आप रोजावेल्ट होटल को बेचना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि आप इसको इमीडिएटली बेच सकते हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि अभी जो इसका कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसको अगर आप बढ़ा लें, डबल कर लें, जिसको बढ़ाने में 3 साल का अर्सा लग सकता है, तो इसकी प्राइस आपको बेहतर मिल सकती है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन फिर होगी 3 साल के अंदर। ये वो ऑप्शन है जिसमें फौरी तौर पर बिक सकता है और पैसे भी फौरी मिलेंगे लेकिन रिलेटिवली कम मिलेंगे। दूसरी ऑप्शन फाइनेंशियल एडवाइजर ने ये दी थी कि आप एक जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप करें किसी प्राइवेट पार्टी के साथ, वो इसको डेवलप करे और फिर आप उसको जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप के तौर पर उसको चलाएं। ये उसकी मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन थी, आज भी है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर ने हुकूमत पाकिस्तान को दी है। और इस ऑप्शन में आपको सबसे बेस्ट प्राइस मिलेगी। तीसरी ऑप्शन उन्होंने जो दी थी वो ये कि 99 ईयर की जो लीज है उसके ऊपर होटल को दे दिया जाए। कामरान, ये तीनों ऑप्शन जो थी जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का बोर्ड है उसके सामने रखी गई पिछले साल अगस्त में। और जो बोर्ड था
उन्होंने इस ऑप्शन को मानने से इनकार कर दिया, जॉइंट वेंचर को, और उन्होंने कहा जी कि हम जॉइंट वेंचर के ऑप्शन नहीं ले सकते, और उसकी रीजन उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कामरान दी है कि जॉइंट वेंचर की जो ऑप्शन है उसको ना लेने की। उन्होंने कहा जी कि चूंकि हुकूमत का काम जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, बड़े गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मैनेजमेंट है वो इतना कोई आसान काम नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, और जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो फिर लिटिगेशन हो सकती है, तो बेहतर है जॉइंट वेंचर आप पार्टनरशिप ना करें। इसकी बजाय जो है ये बोर्ड की रिकमेंडेशन थी, इसकी बजाय आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करें, किसी फॉरेन नेशन को ये होटल आप बेच दें। अगस्त में ये रिकमेंडेशन चली जाती है, नवंबर 2024 तकरीबन 2 माह पहले ये वाली जो ऑप्शन थी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन की बोर्ड की रिकमेंडेशन और फाइनेंशियल एडवाइजर की जो तीनों रिकमेंडेशंस थी, ये कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के सामने रखी गई और उन्होंने भी कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने एक और कमेटी बना दी, और वो जो उन्होंने काबीना की जो कमेटी जिसकी सरबराही करते हैं इसहाक डार साहब ने अली परवेज मलिक साहब की सरबराही में एक और कमेटी बना दी, और उसमें जो फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक है तारिक बाजवा, जो अब ये जो कंपनी है PIA होल्डिंग कंपनी जिसके अंदर ये असासा रखा गया अलॉन्ग विद दी अदर एसेट जो बेचे नहीं जाएंगे, अलॉन्ग विद दी PIA जो PIA को हम बेचना चाह रहे हैं, इसके ऊपर हमने कल भी बात की थी। तो उस कमेटी ने अब अपनी नाजरीन एक हतमी जो रिपोर्ट है वो दे दी है, और ये जो रिपोर्ट है अली परवेज कमेटी रिपोर्ट, ये अब कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के सामने रखी जाएगी। इसकी जो मेन फाइंडिंग है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है अगर बेचना चाहती है रूज़वेल्ट होटल तो इसकी नीलामी के जरिए इसको बेचा जाए, ये किसी भी हुकूमत के हवाले ना किया जाए, किसी भी गैर मुल्की जो आप किसी मुल्क को बेचना चाह रहे हैं उस ऑप्शन को ना लें, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन ना करें। अली परवेज कमेटी की रिकमेंडेशन ये है कि आप एक कंपेटिटिव प्रोसेस के जरिए ओपन जो एक बोली होगी उसके जरिए आप इसको बेच सकते हैं। ये है अली परवेज कमेटी की रिकमेंडेशन, और इसकी बड़ी वजह यह है कि अक्टूबर और नवंबर 2024 में पाकिस्तान ने ये होटल ऑफर किया था सऊदी अरेबिया को खरीदने के लिए, लेकिन अभी तक सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई भी फॉर्मल इंटरेस्ट नहीं शो किया गया। हुकूमत पाकिस्तान के पास आज की डेट तक कोई ऑफर नहीं है, ना सऊदी अरेबिया से ना किसी और गल्फ कंट्री से। तो जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा था कि रूज़वेल्ट होटल किसी गल्फ कंट्री को दिया जा सकता है, हम देने को तो बहुत कुछ तैयार हैं लेकिन लेने वाला आगे कोई नहीं, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही हुआ है। सऊदी अरेबिया ने भी इस होटल के लिए कोई फॉर्मल ऑफर नहीं की। इसके बाद अली परवेज कमेटी ने अभी रिकमेंडेशन दे दी है कि होटल बेचे लेकिन कंपैरेटिव प्रोसेस के जरिए बेचे। एक और जो चीज इस कमेटी ने जिसका फैसला करना था कि फौरी इसको बेचा जाए, इसको आप ज्वाइंट वेंचर के तौर पर करें या 99 ईयर की लीज के ऊपर दे दें, ये वाला फैसला कमेटी ने नहीं किया। उनकी रिकमेंडेशन ये है कि चूंकि जो सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पास है, तो कमीशन ये फैसला करे कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन बेहतर है। याद रहे जो फाइनेंशियल एडवाइजर है जिसको पाकिस्तान ने तकरीबन 2.1 अरब रुपए की लागत से हायर किया है, उसकी रिकमेंडेशन ये है कि ज्वाइंट वेंचर बजाय इससे पाकिस्तान को बेस्ट प्राइस मिलेगी। तो कामरान अगर इसको ओवरऑल देख लिया जाए कब से ये सिलसिला चल रहा है, अब ये जो अली परवेज कमेटी रिपोर्ट है ये अब रिपोर्ट जाएगी वापस काबीना की कमेटी जो निजकारी की जिसकी डार साहब सरबराही करते हैं, अब वो फैसला करेगी कि इस रिपोर्ट की रोशनी में अब क्या करना है। और आई थिंक एक तो लेट्स गिव द गवर्नमेंट क्रेडिट कि जिन्होंने ज्वाइंट वेंचर वाला सिर्फ इस वजह से जो प्लान है उसको मुस्तरद किया है कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं खुद भी एडमिट किया है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। और आई थिंक वन ऑफ द रीजंस, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, कि अब गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। अगर हम इतने अच्छे अपने इदारे चला लेते तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती इस तरह से प्राइवेटाइजेशन के लिए। और ये जो रेकमेंड किया है बेस्ड ऑन ये जो अली परवेज मलिक की जो कमेटी है उन्होंने कि एक ओपन बिडिंग के ज़रिए इसको किया जाए, और आई थिंक इस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। इवन अगर आप किसी दोस्त मुल्क को भी बेचते हैं देन अगेन उसके अंदर भी बहुत से सवालात उठते हैं कि शायद आपको बेहतर प्राइस ना मिले। और गिवन के खुद जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो ये कहता है कि एक प्राइम वहाँ पे लोकेशन है और इसकी कोई लाइबिलिटीज उस तरह से तो है नहीं कि जिस तरह PIA की हैं, तो इसको तो बेचने में कोई इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या फाइनेंशियल एडवाइज़र ने या कोई वैल्यू इसकी पता है कि ये इसकी एक्चुअली मालियत कितनी है ये जो होटल? कामरान 2-3 चीजें इसमें पहले क्लैरिफाई कर लें। एक तो ये कि अगर ज्वाइंट वेंचर पे जाते हैं तो उसमें ऐसा हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनती, ये जो रन करना है वो प्राइवेट कंपनी ने ही करना है।
पाकिस्तान का जो इसमें कंट्रीब्यूशन एक होगा वो ये होगा कि जो लैंड है होटल की, होटल इटसेल्फ है, वो हम उनको ऑफर कर रहे हैं, वो उसको डेवलप करेंगे और वही प्राइवेट कंपनीज को मैनेज करेगी और रन करेगी। यहाँ पे जो उसमें से फिर प्रॉफिट शेयरिंग होगी, प्रॉफिट शेयरिंग। यहाँ पे खदशा ये था बोर्ड का कि चूंकि हमारे जो अप्रूवल प्रोसेस ही इतने स्लो है तो इसलिए हम इसको ज्वाइंट वेंचर पे नहीं जाते। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मतलब एक सिंपल काम नहीं हो सकता कि रन किसी और कंपनी ने करना है, चलाना किसी और कंपनी ने है, डेवलप उन्होंने करना है, जो रिक्विजिटरी अप्रूवल्स चाहिए न्यूयॉर्क की एडमिनिस्ट्रेशन से वो उन्होंने लेने, आपने सिर्फ लैंड देनी, उसका एक मुआहदा साइन और एक अच्छा सा जिसमें आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो वो आपने साइन करना। वजह मुझे ये लग रही है कामरान के चूंकि हुकूमत का ये ख्याल था कि वो किसी गैर मुल्की जो हुकूमत है उसको ये बेचेंगे, तो इस वजह से शायद ये वाला रूट रन गई नहीं। अभी भी जो अली परवेज कमेटी की रिपोर्ट है उसमें तुमने सिर्फ ये कहा कि आप कंपैरेटिव प्रोसेस में जाएं, और ये बात भी उन्होंने इसलिए कही कि अली परवेज ने उस मीटिंग में पूछा प्राइवेटाइजेशन कमीशन से कि आपके पास कोई ऑफर है, तो आगे से जवाब ये मिला कि हमने 2 दफा मामला टेकअप किया सऊदी अरेबिया के साथ, अक्टूबर और नवंबर में 1 दफा उनके साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन आज तक सऊदी अरेबिया ने, और ये मीटिंग हुई थी 27 दिसंबर को जो कमेटी की मीटिंग है, उन्होंने कहा जी 27 दिसंबर तक सऊदी अरेबिया ने कोई इसके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं किया। ये इसके अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी ख्वाहिशात अपनी जगह पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की, SIFC का काम अपनी जगह पे, अभी तक हम कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं कर सके। रूज़वेल्ट के अंदर भी कोई फॉर्मल फॉरेन इंटरेस्ट नहीं एक्वायर करने का, और PIA की जो बिडिंग वाला प्रोसेस हुआ था उसमें एक भी गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तान नहीं आई डायरेक्टली एज ए लीड कंसोर्टियम। अब जो प्राइस की आप बात कर रहे हैं, इसके हवाले से जो 3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी उसकी नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की, उसमें यह सवाल हुआ था कि आपको प्राइस का पता है, इंडिकेटिव प्राइस क्या है इसकी, तो उस पर उस्मान बाजवा जो कमीशन के सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि हमें एक इंडिकेटिव कीमत जरूर बताई गई है कि अगर आप तीनों ऑप्शन में लेते हैं तो क्या आपको मिनिमम प्राइस मिल सकती है, वो मिनिमम एक प्राइस है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये वाली जो कीमत है, जब हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी बताने की हमने ख्वाहिश का इजहार किया कि हम आपको बताना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा आप मुझे भी ये कीमत ना बताएं क्योंकि अगर प्राइस लीक हो गई तो फिर मार्केट के अंदर ना वो एक बेंचमार्क सेट हो जाता है, हो सकता है उससे बेहतर कीमत मिल जाए, तो इसलिए इसकी प्राइस को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। बट इसमें एक रिस्क भी है कामरान, अभी भी वो रिस्क ये है कि इस वक्त जो होटल है ये हुकूमत ने दिया हुआ 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो न्यूयॉर्क पुलिस है उनको दिया हुआ, और वो जो बिजनेस है इसका वो ये है कि जो गैर मुल्की तारकीन वतन आते हैं और गैर कानूनी तारकीन वतन होते हैं, जो न्यूयॉर्क पुलिस उनको अगर वहाँ पे वो पकड़े जाते हैं तो इस होटल में उनको ठहराया जाता है। अभी इसको ये बिजनेस मिला हुआ है, तो काइंड ऑफ डिटेंशन फैसिलिटी भी कह लें उसको, डिटेंशन और फैसिलिटेशन इन अ वे। अब डिटेंशन आप होटल में तो नहीं करते इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर, बट सॉर्ट ऑफ वो डिटेंशन बन जाती है, लेकिन उनको एक बाइज़र तरीके से वहाँ पे ठहराया जाता है। इनका ये खदशा है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो तो बिल्कुल फॉरेन इमिग्रेंट्स के बहुत खिलाफ है। उनके अगर वो आ जाते हैं इक़्तिदार में तो अगर US की पॉलिसी चेंज हो सकती है तो हो सकता है इसका जो बिजनेस है ये जो ठेका है ये खत्म हो जाए, क्योंकि 3 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो मिनिमम रिटेंशन पीरियड है वो 1 साल का था। अच्छा। तो अगर उनका ये वाली चीज़ हो जाती है तो अभी बेयरली जो होटल है अपने एक्सपेंसेस मीट कर रहा है, तो बेहतर यही है कि जो भी इसके हवाले से फैसला करना है वो कर। लेकिन इसमें अगर टाइमलाइन देखें ना कि फरवरी 2024 में हमने फाइनेंशियल एडवाइजर हायर किया, जून 2024 से उस फाइनेंशियल एडवाइजर की रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान के पास पड़ी हुई, आज तक उसके ऊपर फैसला नहीं हो सका। अभी भी ये 27 दिसंबर को ये रिपोर्ट दे दी है। एक इसमें पॉइंट जो है कि एक बात ये भी चली थी, क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी आपने खुद कहा कि वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस हैं इन द वर्ल्ड न्यूयॉर्क में, और जहाँ पे ये होटल लोकेटेड है, कि इसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने की भी बात हुई थी, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो इसके ऊपर कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती और फिर शायद जो हम कीमत चाह रहे हैं हमें मिले वो भी नहीं मिलेगी। तो इसके ये भी एक अनसर्टेनिटी थी, और ये जो पॉइंट है ये उस वक्त जब कमेटी की मीटिंग उसमें भी रेज हुआ तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने कहा कि अभी तक तो इसको कोई भी किसी भी किस्म का कमर्शियल रिस्क नहीं है, लेकिन उनका खदशा ये था, और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स के खदशे होते हैं वो ज़्यादातर इतने वो नहीं होते, उसमें जान नहीं होती। उनका खदशा ये था कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए तो हो सकता है फिर दोबारा ऐसा हो जाए। एक इसमें 2 लोगों को बहुत क्रेडिट जाता है, जो उस वक्त जो इसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने की एफर्ट हो रही थी तो उसको 2 लोगों ने रुकवाया था, जिसमें पॉजिटिव रोल फॉरेन ऑफिस का था, और फॉरेन ऑफिस में जो कंसर्न लोग US डेस्क उस पर डील कर रहे थे वो हमारे मेरे ख्याल से एम्बेसडर हैं ईरान में, उनका इसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, काफ़ी उन्होंने बैक टू बैक मीटिंग्स की थी। और दूसरा जो अभी आउट गोइंग US एम्बेसडर मुदस्सिर टीपू, और फिर जो आउट गोइंग US एम्बेसडर है डोनाल्ड ब्लूम जो जा चुके आज वापस, इन लोगों ने पॉजिटिव रोल प्ले किया था। बहरहाल प्राइवेटाइजेशन होने को तो बहुत जल्द हो सकती है,
मसला सिर्फ यहाँ पे ये है कि फैसला कौन करे और फैसले की जिम्मेदारी कौन उठाए। जिस तरीके से ये काम चल रहा है उस तरीके से लगता है हुकूमत बहुत ज़्यादा कोई संजीदा है। एक जो मामूली सा काम है, अब आपके पास एक रिपोर्ट आ चुकी है जून 2024 से लेके आज तक की डेट तक, उस रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशंस वाजे हैं, 3 ऑप्शंस दी गई हैं, उसमें प्रेफर्ड ऑप्शन भी दे दिया फाइनेंशियल एडवाइजर ने कि जॉइंट वेंचर कर लें, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का फायदा है। मामला काबीना की कमेटी के पास जाता है, वो अली परवेज कमेटी बनाते हैं, अली परवेज कमेटी की भी रिपोर्ट आ जाती है। अब फैसला आपने करना है। अब दोबारा ये मामला कैबिनेट कमेटी में प्राइवेटाइजेशन में जाएगा, होपफुली इसके ऊपर फैसला हो जाएगा और जो भी फैसला हो उस पर जल्द अज जल्द अमल दरामद हो जाए, क्योंकि यहां से जो पैसा रेज होगा इस होटल को बेचने के, जो भी मॉडल होता है इसको बेचने का, वो पैसा इस्तेमाल होगा। फिर जो कर्जा तकरीबन 650 अरब रुपए का पाक किया हुआ हुकूमत पाकिस्तान ने PIA होल्डिंग कंपनी से कुछ डेट इस होटल को बेच के रिटायर होना है। तो इस होटल की जो बोर्ड्स हैं वो तो ऑफशोर डेस्टिनेशन पे मिलते हैं। बेहतर है यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान अपना जो काम है उसी तरीके से इफेक्टिवली कर ले। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक और बड़ा इशू जो बनने जा रहा है, जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और खासतौर पर जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स है उसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान कैसे उनको डील करने जा रही है, इस पर डिस्कशन करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिजली की कीमतों में गुज़श्ता 2-3 सालों में जितना इजाफा हुआ है उसके बाद हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है कि किसी तरीके से बिजली की कीमतों में कमी की जाए। मुख्तलिफ तजावीज़ भी सामने आती रहीं लेकिन उसका ख्वातिर ख्वाह कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है और कुछ ऐसे फैसले अब गवर्नमेंट ने लिए हैं जो वो तवक्को कर रहे हैं कि उससे जो आवाम के ऊपर बिजली की जो बिल हैं उसका जो बोझ है वो शायद कम हो सके। लेकिन जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है, हमने ओवर द ईयर्स बहुत बड़ा सुना बड़े डैम्स के बारे में, दया मीर भाषा डैम के बारे में जिसकी लागत गालबन जो $14 बिलियन की है, और एक आम तासुर है भी यही कि जो पानी से बिजली पैदा होती है वो बहुत सस्ती होती है, और जब हमने IPPs की तरफ गए तो तब पाकिस्तान में ये एनर्जी का बहरान सामने आया। लेकिन जो हमारे पावर के वजीर हैं लगारी साहब, उन्होंने बड़ा ये इंकशाफ किया है कि ये जो दया मीर भाषा डैम तामीर हो रहा है अरबों डॉलर की लागत से, उससे हुकूमत पाकिस्तान बिजली जनरेट नहीं करेगी क्योंकि वो आवाम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। ये शॉकिंग और सरप्राइजिंग नहीं है ये ऐलान? नहीं कामरान, फर्क है 2 चीज़ों का। एक तो ये कि इवन के आपके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, इन दोनों की जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चूंकि इसकी ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स की बहुत लंबी होती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो कॉस्टिंग है, जो प्राइस है पर यूनिट पावर जनरेट करने की, वो कम हो जाती है। और ज़्यादातर ये प्रोजेक्ट्स, बल्कि तकरीबन सारे ये प्रोजेक्ट माजी में लगे हैं हुकूमत की अपनी फंडिंग से, कोई कर्ज नहीं लेना पड़ता था। अब सूरत अमेरिका की फंडिंग से भी, जो मतलब तरबेला मंगला उस जमाने में तो शायद इसलिए अपफ्रंट हमें नुकसान नहीं पड़ा, लोन लिया गया था, कुछ उसमें ग्रांट भी डेफिनेटली आई होगी। अमेरिकन ग्रांट आई थी अभी तरबेला को जो रिहेबिलिटेट इन्होंने करवाया था उसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन में, उसमें वर्ल्ड बैंक का लोन भी शामिल था और अभी भी वर्ल्ड बैंक से हम कर्जा उस हवाले से ले रहे हैं। अब हुकूमत के पास तो फंडिंग है नहीं। अब जो मॉडल आ रहा है वो या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आ रहा है या टोटली प्राइवेट सेक्टर उसको लगाता है, चाहे कोई गवर्नमेंट है, कोई उसमें और पार्टी है, तो उस वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा। अब ये जो इसके फैसला उस वक्त ये हुआ था दया मीर भाषा डैम के हवाले से, इसको 2 हिस्सों में बनाया जाएगा। एक तो डैम बनेगा जो बजट से हुकूमत बनाएगी, और दूसरा जो पावर जनरेशन वाला इसका मंसूबा है उसके लिए या वो गैर मुल्की को कर्जा लिया जाएगा, को फंडिंग बैंकों से अरेंज की जाएगी। अभी तक उस पर कुछ काम नहीं हो सका। हमने इस प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि उसका जो पावर जनरेशन वाला 4500 मेगावाट का इनका प्लान था, वो हमने चीन को भी ऑफर किया, चीन ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, सऊदी अरब को भी ऑफर किया, सऊदी अरब ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। अभी 2 महीने पहले हमने उसको रशिया को भी ऑफर किया, उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो इनके पास पैसा नहीं है, एक चीज। दूसरा, वो जो जब डैम जिस जगह पे बनेगा वहां पे जो पावर हाउस लगेगा, वहां से जो बिजली आपने इवैक्यूएट करनी है उसको नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करना, तो उसकी ट्रांसमिशन लाइन की भी कॉस्ट होती है। उस वजह से सरदार अवैस लगारी ने जो 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि ये अफोर्डेबल नहीं है। अगर हम इसको एनर्जी मिक्स में शामिल करते हैं तो जो बिजली की फी यूनिट पैदावारी लागत है ओवरऑल, उसमें 5 रुपए फी यूनिट इजाफा हो जाएगा, विच इज अ क्वाइट बिग नंबर। हुकूमत तो आजकल 1-1 रुपए के लिए कोशिश कर रही है कि प्राइस कम हो जाए। अब इस सारी सूरत हाल में सरदार अवैस लगारी ने जो की क्वेश्चन उठाया है, उन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान को कुछ फैसले करने और इंतहाई मुश्किल फैसले करने, और उसमें वो जो ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कामरान, वो बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। उन्होंने कहा हर वो चीज़ जिससे बिजली महंगी हो, हर वो मंसूबा, चाहे उसके लिए हुकूमत ने लेटर ऑफ सपोर्ट इशू किया हो,
किसी कंपनी को, किसी मुल्क को या वो किसी स्टेज पे हो प्लानिंग के, हम उसको ड्रॉप कर देंगे अगर वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और उन्होंने ख़ास तौर पर 3 मंसूबों का नाम लिया, 4 मंसूबों का। एक तो दयामिर बादशाह के ऊपर हमने बात कर ली, दूसरा उन्होंने जो 3 प्रोजेक्ट्स का नाम लिया है वो है आज़ाद पतन पावर प्रोजेक्ट है, ये भी हाइड्रो का प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना लगा रही है, उनकी चाइनीज़ कंपनी है वो लगाना चाह रही है अंडर द सीपैक। दूसरा है उसमें कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट है गवादर कोल फायर्ड पावर प्लांट। ये तीनों पावर प्रोजेक्ट्स में तीनों जो है इस वक्त मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर है प्लानिंग के, अभी ये एग्जीक्यूशन में नहीं गए। तीनों प्रोजेक्ट्स के जो इनिशियल एग्रीमेंट्स हैं वो हो चुके हैं। तीनों प्रोजेक्ट्स में जो ज़मीन है वो या तो खरीदी जा चुकी है या खरीदने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन तीनों प्रोजेक्ट्स में एक ही कॉमन प्रॉब्लम है कि इनको कोई भी चाइनीज़ इंस्टीट्यूशन जो है वो कर्ज देने को तैयार नहीं, हालांकि चाइना ही ये प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। उसकी वजह, जिसके ऊपर हमने पहले माजी में भी कई दफ़ा बात की है कि हुकूमत पाकिस्तान पहले ही अदायगियाँ नहीं कर पा रही, जो चीन से बिजली खरीद रहे हैं उसमें अच्छा खासा उनकी जो एक अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग है। तो अभी नाज़रीन इस हवाले से सरदार अवैस लगारी साहब ने क्या कहा जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, आइए पहले जरा वो सुन लेते हैं। मैं भाषा डैम के खिलाफ कोई तकरीर नहीं, तमाम प्रोजेक्ट्स, क्या हमारे वो प्रोजेक्ट्स जो और पड़े हैं, गवादर कोल है, आजाद पतन है, कोहाला है, सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रिन्यूएबल हो, फॉसिल फ्यूल हो, हमने एक फैसला बुनियादी कर चुके हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बताएगी। मैं कौन होता हूँ बताने वाला? मिनिस्ट्री के अंदर IPPs का रश लगा होता था कि हमारा प्लांट ले आओ, हमारा प्लांट ले जाओ, उसको निकालो, मुझे बीच में डालो। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? लीस्ट कॉस्ट बेसिस पे होगा, जो उसके ऊपर पूरा आएगा, जहां मुल्क के अंदर एट व्हाटएवर स्पॉट वी नीड जनरेशन, your transmission lines will dictate that and the demand will dictate that. The demand will dictate the technology. The power lines will dictate what spot can the transmission lines accept more power to be inducted into the system. उसके बाद ओपन competitive bidding होगी। और हुकूमत क्यों ले बिजली? CPPA ने क्या कोई ठेका लिया हुआ बिजली खरीदने का? जी नाज़रीन, आपने सुना कि सरदार अवैस लगारी ने बगैर कोई लीगल अपडेट रखे हुए उन्होंने ये बात बड़ी वाजे कर दी है कि हुकूमत ये मंसूबे नहीं लगाना चाह रही, उन्होंने अपने इंटेंशन को शो कर दिया है। ये तीनों जो कामरान मंसूबे, इनकी जो टोटल पैदावारी जो है इसकी सलाहियत है तकरीबन 5100 मेगावाट बनती है और ये $5.4 बिलियन के मेरा ख्याल इनकी टोटल इन तीनों की जो कॉस्ट है। और कहा जाता है कि 11,500 नौकरियां पैदा होनी थी इस मंसूबे से अगर ये लग जाते। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनकी जो पहले ही बिजली लगी हुई है वो उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। नेशनल जो ग्रिड है उसे जो बिजली की जो डिमांड है उसमें मुसलसल कमी हो रही है क्योंकि लोग सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नेट मीटरिंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। तो अब हुकूमत के सामने एक मुश्किल फैसला है कि क्या इन्होंने जो अपनी कमिटमेंट्स चाइना को दी हुई हैं उसको पूरा करें। वो लगता है कि वो इस वक्त उसको पूरा करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि चूंकि अब फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुआ, ये जो स्पॉन्सर हैं तीनों प्रोजेक्ट्स के वो इसके लिए कर्ज अभी तक नहीं हासिल कर सके। मेरी इतला ये है कि जो कोहाला पावर प्रोजेक्ट है और आज़ाद पतन वाला, इसके लिए जो हुकूमत पाकिस्तान ने लेटर ऑफ सपोर्ट इशू किया था वो 30 दिसंबर 2024 को एक्सपायर कर चुका है। और आगे इन्होंने भी LOS क्योंकि सपोर्ट अवैस लगारी साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये फैसला लिया जा चुका है और अब इसमें जो उन्होंने प्रिंसिपल बताया है कि मुस्तकबिल में सिर्फ उन्हीं मंसूबों को गवर्नमेंट कबूल करेगी जो लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल पे होंगे। और अगले 10 साल का अगर आप देखें तो कोई 17,000 मेगावाट के मंसूबे पाइपलाइन के अंदर हैं, लेकिन उसमें से अगर ये गवर्नमेंट का प्रिंसिपल मान लिया जाए तो सिर्फ 87 मेगावाट जो है वही क्वालिफाई करती है और तो बाकी नहीं कर रही, जिसमें मेन तो इस तकरीबन 5100 मेगावाट ये हो गया, फिर 4,500 मेगावाट आपका दयाबिर बादशाह हो गया। लेकिन नाज़रीन देर आए दुरुस्त फैसला हुकूमत ने अगर कर लिया है तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़े। जो चाइनीज स्पॉन्सर्स हैं अभी तक उनके जो इंटरेस्ट हैं वो भी अपनी जगह पे, लेकिन एक चीज जो हुकूमत ने अभी तक नहीं की उनको करनी चाहिए कि अगर इन तीनों प्रोजेक्ट्स को ड्रॉप करने का फैसला हो गया है तो प्रॉपर जो फोरम है सीपैक का, उसका जो एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है और एक उनका जो JCC का प्लेटफॉर्म है वहां पे ये फैसला जाके किया जाए
कि कोई भी प्रोजेक्ट सीपेक में तब तक ऐड या डिलीट नहीं हो सकता जब तक जेसीसी उसकी मंजूरी ना दे। यहां पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बजाय वापस आएंगे तो बात करेंगे कैसे IMF का जो प्रोग्राम है उसकी बजाय जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो इनिशिएटिव्स हैं वो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा रहे हैं। इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो गुज़श्ता कई महीनों से आपको एक उसमें स्टेबिलिटी नज़र आती है और इसी वजह से अगर आप रुपए की कदर देखें तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आती। लेकिन वो कहते हैं ना कि डेविल लाइज इन द डिटेल, और ख़ुद स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये अब पब्लिकली इंकशाफ किया है कि एक साल के दौरान इस फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे रिजर्व्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए 9 अरब डॉलर जो हैं वो मार्केट से उठाए गए हैं। और ये जो पॉलिसी है, आपको कहा कि इसहाक डार साहब के ऊपर जो माजी में हम IMF के प्रोग्राम करते रहे कि एक ख़ास हद से जो रुपया है वो ना गिरे, वो पंप करते थे मार्केट के अंदर डॉलर्स, और उस पर काफ़ी तनकीद की जाती थी। फिर बाद में जो हमारे अपने लोग हैं वो भी तनकीद करते थे कि वो पॉलिसी ठीक नहीं थी। तो क्या ये जो पॉलिसी है पब्लिकली वो खुद कह रहे हैं, क्या ये IMF को एक्सेप्टेबल है कि आप मार्केट से डॉलर खरीद कर अपने जो रिजर्व्स हैं उनको बेहतर करें? कामरान, IMF ही इसको ज़्यादा इनकरेज करता है इस किस्म की पॉलिसी को। उनको डॉलर पंप करने के ऊपर एतराज़ है, उनको डॉलर परचेज करने के ऊपर एतराज़ नहीं। इस पे एतराज़ नहीं, उनको इस पे एतराज़ नहीं है। और ये काम जो मार्केट में डॉलर फेंके जाते थे ये सिर्फ इसहाक डार साहब ने नहीं किया था, हर जो फाइनेंस मिनिस्टर आया माजी में उसने ये काम किया है। मुझे नहीं पता मिफ्ता इस्माइल के पास ही लग। आप इस पे मजीद आगे बात बताएं, सिर्फ मुझे ये बताएं कि ये तो फिर मार्केट ड्रिवन तो ना, इसका मतलब आप इन्फ्लुएंस करें या पंप करें या आप खरीदें, फ्री मार्केट आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, तो फिर ये मार्केट ड्रिवन तो नहीं है। तो IMF जो प्रिंसिपल है कि मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, तो फिर तो नहीं है। देखिए ना, बहुत सारी चीजें IMF की ऐसी हैं जो उसकी अपनी ही जो पॉलिसीज होती है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है। यही बात है, कहा जाता है कि अगर ये 9 अरब डॉलर नहीं खरीदा जाता, और ये बात सबसे ज्यादा 2 लोग करते हैं, एक इशफाक तौला साहब करते हैं और दूसरा इसहाक डार साहब करते हैं, कि जो रुपए की जो वैल्यू है 235-40 की रेंज में है और ये 280 की रेंज में नहीं है। इसीलिए ये नहीं है कि अगर ये 9 अरब डॉलर मार्केट में अवेलेबल होता तो फिर इसका जो डॉलर रुपए की जो पैरिटी है वो कोई और होती। अब आ जाते इसकी तस्वीर की दूसरी रुख की तरफ। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 9 अरब डॉलर मार्केट से ना खरीदता तो आज आपके गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कहां होते? बावजूद IMF के प्रोग्राम के 2.7 अरब डॉलर होते, बावजूद IMF के प्रोग्राम के। तो ये जो अभी तक हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे ना, जहां पे एक IMF की अम्ब्रेला का भी उसमें एक पॉजिटिव रोल होता है, प्राइमरीली डिफॉल्ट इसलिए नहीं हो रहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक फैसला कर लिया कि हमने रुपए की कदर जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू पर ही रखनी है, उससे कम रखनी है, ताकि जो आपकी फॉरेन रेमिटेंसेज हैं वो पाकिस्तान आती रहे, वो ग्रे चैनल से ना आए, ताकि आपकी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं वो तमाम की तमाम जो पाकिस्तान आती हैं वो फॉर्मल चैनल से हैं, वो ग्रे से ना आए। और फॉरेन रेमिटेंस की आपने बात की तो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, 3.1 बिलियन डॉलर रफली रिकॉर्ड, मतलब इसी रेंज में। इन दैट सेंस के वो 33% अच्छा है, बहुत अच्छा नंबर और है। जो 35 बिलियन का टारगेट है इनका सालाना, तो वो ऑलमोस्ट वो एक्सीड कर लेंगे। हाँ, ये गवर्नर से जब बात हुई थी वो कह रहे थे हमारा जो एस्टिमेट है वो 35 से 36 अरब डॉलर का है, तो ये टारगेट भी एक्सीड होगा। तो एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो चीज़ है ना कि इमरान खान साहब अपील करेंगे और लोग पाकिस्तान पैसा भेजना ख़त्म कर देंगे या कम कर देंगे रेमिटेंसेस की सूरत में, ये होगा नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तानी जो पैसा बेच रहे हैं वो अपने बच्चों को फीड कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के अकाउंट में या कोई फाइनेंस मिनिस्टर को तो नहीं भेज रहे, वो अपने फैमिलीज के लिए वो पैसा भेज रहे हैं, ये आता रहेगा। तो इस स्टोरी को मीडिया में इतना हाईलाइट भी इसलिए किया गया कि खान साहब को बताया गया कि नहीं, आपकी अपील का कोई असर नहीं है, वरना इस तरह की स्टोरी जो है जो अखबार की नेशनल की लीड नहीं लगती, जो कुछ अखबारात में आज लगी है, तो इससे एक इंप्रेशन ये आता है कि स्टोरी को कल उसको हाईलाइट करवाया गया। मैं तो बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूं कि रेमिटेंसेस को खान साहब इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। लोग अपने बच्चों को भूखा जो है वो रखकर खान साहब की जो जिद है या उनकी कोई अनाउंसमेंट है उसको वो पूरा नहीं करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, अच्छा इनिशिएटिव है ये, इसकी दोनों तरफ चीजें जाती हैं। डॉलर ना खरीदते तो फिर क्या रेट होता, डॉलर खरीद लिया तो चले रेट आपने ऊपर रखा हुआ है, जो रिजर्व्स हैं वो स्टेबल हैं। अभी भी खुद स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि ये 11.7 अरब डॉलर के जो रिजर्व है इतने भी ये स्टेबल नहीं है, अभी भी जो आपकी सिर्फ 2.2 महीनों की इंपोर्ट के बराबर ये कवर है, जो बहुत ही कम कवर, और मिनिमम जो सेफेस्ट लेवल होता है वो 3 महीनों का इंपोर्ट का कवर होता है। एक और जो चीज सामने आई है, ये एक जो कमेटी की मीटिंग हुई थी, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की, कि
हम पाकिस्तानी जो अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, आप किसी मर्चेंट के पास जाते हैं और वहां से आपने कोई कपड़े खरीदे और उसकी जो पेमेंट है वो आपने अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर दी, उसकी जो वो कार्ड अगर आपका वीजा कंपनी का इस्तेमाल हुआ है या मास्टर कार्ड का इस्तेमाल हुआ है तो उसको अदायगी जो बैंक होता है जिसने आपको वो कार्ड इशू किया हुआ है वो डॉलर में, वीजा या मास्टर कार्ड कंपनी जो है उसको डॉलर में अदायगी करती है। ट्रांजैक्शन रुपए में पाकिस्तान में हो रही है और अदायगी जो उसकी एक फी है डॉलर में मास्टर कार्ड और या वीजा कंपनी जो है कार्ड कंपनी उसको की जा रही है। ये बहुत बड़ा एक इशू है और इसका क्रेडिट जाता है इसको सामने लाने के लिए सेनेटर सलीम मांडवी वाला जो कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने स्टेट बैंक को ये तनबीह की है कि ये कम अज कम ये तो आप पाकिस्तान का नुकसान ना करें और अगर आप ना रुके तो फिर हम इसके ऊपर कानून साजी करेंगे। उनकी धमकी का, उनकी तनबीह का कोई असर होता है स्टेट बैंक के ऊपर? यानी ये तो वक्त बताएगा। अभी तक की जो स्टेट बैंक की पॉलिसी यही रही है कि वो बैंकों के जो मफादात हैं उसको ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम इशू पे बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज से 2 रोज़ा एक आलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है जिसका उन्वान है गर्ल्स एजुकेशन इन मुस्लिम कम्युनिटीज़ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसमें OIC के जो कंट्रीज़ हैं उनके नुमाइंदे इसमें शामिल हैं, उसके अलावा UN के, वर्ल्ड बैंक के और बाकी अहम जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ और इफ्तिताह आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किया और उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम में जो तालीम है उसकी बहुत अहमियत है और जब तालीम की बात की जाती है तो उसमें फिर कोई जेंडर की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो दोनों ख़वातीन और मर्द के लिए तालीम ज़रूरी है। अब इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है वो क्यों किया गया है इसका आपको एक पस मंज़र बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें एक ही ऐसा मुल्क है जहां पर बच्चियों की तालीम के ऊपर ख़ास करके जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके ऊपर पाबंदी है और वो है अफ़गानिस्तान। जब से अफ़गान तालिबान अगस्त 2021 में दोबारा इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने जो सेकेंडरी एजुकेशन है यानी कि जो बच्चियाँ हैं उनकी तालीम के ऊपर पाबंदी आयद की थी और उस पाबंदी आयद करने की वजह से उन पर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है और तासुर ये उभरा क्योंकि इसके हवाले से जो उनके तालिबान के अमीर हैं उन्होंने जो फतवा वगैरह जारी किया कि शायद इस्लाम में बच्चियों की तालीम के ऊपर पाबंदी है। और अब ये जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि उस तासुर को रद्द किया जा सके, उसकी नफ़ी की जा सके। ये सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक जॉइंट इनिशिएटिव है ताकि एक क्लियर मैसेज जो है वो कन्वे किया जाए दुनिया को भी और जो अफगानिस्तान की इस वक्त हुकूमत है काबुल के अंदर उनको भी। एंड इम्पॉर्टेंटली इसमें दावत दी गई थी अफगानिस्तान को भी, अफगान तालिबान के नुमाइंदों को भी वो शिरकत करें कि दुनिया क्या सोचती है, खास करके जो मुस्लिम दुनिया के लोग हैं जो पाबंदी उन्होंने लगा रखी है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक और कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। अब 2 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस है, कल इसका एलामिया जारी होगा इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के नाम से और कहा यही जा रहा है कि उसमें बड़ा क्लियरली एक मैसेज जो है एक तो दिया जाएगा अफगान तालिबान को भी और फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि जो डिक्लेरेशन इस्लामाबाद डिक्लेरेशन होगा उसको वो पेश करेंगे फिर UN और UN सिक्योरिटी काउंसिल के सामने कि ये पूरी मुस्लिम दुनिया का ये व्यू है कि बच्चियों की तालीम जो है वो लाज़िम मलज़ूम है। कामरान, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों को इसका क्रेडिट भी देना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अवेयरनेस है। अगर एक मुल्क के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो बाय एंड लार्ज बाकी कंट्रीज में उस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इवन कि हमारे जो कल्चरल इश्यूज आ जाते हैं उसकी वजह से उस तरीके से जो बच्चियों की एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस नहीं है, पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन देखें तो उसमें बच्चियां जो हैं उनकी रेशियो ज्यादा है कंपेयर टू द बॉयज। तो ये एक यहाँ पे एक फैक्टर है। एक जब पॉजिटिविटी की बात आती है, जो अभी सेक्रेटरी एजुकेशन है मोहिउद्दीन वानी साहब, मैं फ्रैंकली आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क। जिस तरीके से पाकिस्तान में वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम करे, खासकर गिलगित बल्तिस्तान में जब वो चीफ सेक्रेटरी थे वहाँ पे पिंक बस का कॉन्सेप्ट लेके आए, वो यहाँ पे इस्लामाबाद में भी उसी तरीके से उन्होंने शुरू किया। और मैंने खुद कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस का विजिट किया है, वहाँ पे खासतौर पर ये जो गर्ल्स के स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जिस तरीके से उसको अपग्रेड कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज क्वाइट रिमार्केबल। और पब्लिक सेक्टर में भी अगर कोई
काम करना चाहे उसके ऊपर बावजूद फंडिंग कंस्ट्रेंट्स। और इस कॉन्फ्रेंस की भी अगर आप बात करें तो उसमें उनका बड़ा मरकजी किरदार है, वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर्स के जो इस कॉन्फ्रेंस का वो इनेकाद करवा रहे हैं, और उसमें कोई शक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में भी आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले पिछले साल ही एक एजुकेशन इमरजेंसी भी नाफिज की गई थी, और वो भी उन्हीं का इनिशिएटिव था। पाकिस्तान में आज भी कोई 25 मिलियन के करीब जो बच्चे हैं एलिजिबल हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए, वो स्कूल में नहीं है। और फिर ये प्राइम मिनिस्टर ने ये वादा भी किया है कि ग्रेजुअली जो बजटिंग है या बजट है वो बढ़ाया जाएगा जो एजुकेशन के हवाले से। एक चीज मैं ऐड करूंगा बिफोर यू मूव ऑन, फेडरल गवर्नमेंट एक हाथ से ज्यादा बजट नहीं दे सकती क्योंकि अब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी है, तो सूबों को अब लीड लेनी पड़ेगी। फेडरल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव दो ही तरीके के हो सकते हैं, एक तो जो लीस्ट डेवलप्ड एरियाज है वहां पे कुछ फंडिंग ये इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, अपने इंटरवेंशन कर सकते हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में। बाकी इनको ज्यादा इस सिलसिले में खर्च नहीं करना चाहिए, सूबों को करना बिल्कुल। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट एक सिग्निफिकेंस है, ज़ाहिर है कि एक डिप्लोमेटिक इसकी एक इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बुनियादी तौर पर यही है कि जो ये एक इमेज पेश किया जाता है, या कुछ लोग जिनका एक व्यू है अफगानिस्तान की, अगर आप बात करें कि बच्चियों की तालीम के ऊपर उन्होंने पाबंदी आयद कर रखी है, तो इस्लामाबाद में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें ना सिर्फ हुकूमत के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं बल्कि जय्यद किस्म के उलमा जो इस्लाम के जो इस्लामी जो स्कॉलर्स हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और जब उनकी तरफ से ये एक वाज़े पैगाम आएगा कि बच्चियों की तालीम के ऊपर इस्लाम में कहीं भी पाबंदी नहीं है, तो फैसला फिर अफगानिस्तान और अफगान तालिबान की हुकूमत को करना है। क्योंकि डोंट फॉरगेट कि अगर आज तक अफगान तालिबान की इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हुई, कई और इश्यूज भी हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो एक्सेप्टेंस है उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों की तालीम के ऊपर पाबंदी आयद कर रखी है। अब देखते हैं कि इस मैसेज को जो मुस्लिम दुनिया की तरफ से एक कलेक्टिव जाएगा अफगान तालिबान की हुकूमत को, उसको वो किस तरीके से लेते हैं। देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।